ये जितने भी सवाल है सभी के जवाब अपन देंगे और हर एक स्लाइड पर एक अगला सवाल होगा। हमारा पहला सवाल है कि सीईटी क्या है, और ये सीईटी क्या है तो ये उन लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है जिन्होंने आज तक कभी एग्जाम नहीं दिया। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, सीईटी एक पात्रता परीक्षा है और एक ऐसी पात्रता परीक्षा है जिससे नौकरी नहीं मिलती है। इस परीक्षा से कभी भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यह ध्यान रखना। इससे नौकरी नहीं मिलेगी, इससे आप केवल कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म भर सकते हो। और ये चीजें समझाना इसलिए जरूरी है कि अभी मैं ऑफिस में बैठा था, एक स्टूडेंट आया आकर के बोला कि मुझे राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है। मैंने कहा बेटा राजस्थान पुलिस के लिए पहले सीईटी पास करना जरूरी है। उसने कहा कि सर मुझे सीईटी में लगना नहीं है, मुझे तो पुलिस में लगना है। तब मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि अभी इस भाई को सीईटी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। तब ये क्वेश्चन सामने आता है कि सीईटी क्या है। तो हमने कहा कि एक सीईटी पात्रता परीक्षा है, इसे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन यह जरूर याद रखना कि नौकरी के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जो नौकरी के लिए जो परीक्षा देनी है, उस नौकरी के लिए जो परीक्षा देनी है उसमें बैठने की परमिशन उसी को मिलेगी जिस आदमी के पास सीईटी का सर्टिफिकेट है। तो ये एक पात्रता परीक्षा है और इसकी वैधता होती है 3 साल। कितने साल होती है? और जब से रिजल्ट आता है, रिजल्ट वाले दिन से होती है। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उससे 3 साल इसकी वैलिडिटी होती है। अब क्या होता है कि हमारी इस सीईटी के अंदर 23 एग्जाम शामिल हैं। अलग अलग कितने एग्जाम शामिल हैं? 23। इन अगले 3 साल में इन सभी 23 एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगा जो सीईटी पास है। अगर सीईटी पास नहीं है तो एक भी परीक्षा नहीं होगी, और जो सीईटी पास है उसके पास 23 परीक्षा देने का मौका है, 12th और ग्रेजुएशन दोनों को मिला के। अब ये 23 एग्जाम अगले 3 साल के अंदर होंगे। मतलब एक लक्ष्य रखा गया है कि 3 साल में आपको 23 एग्जाम करवाने हैं। गलती से कोई भाई वर्ष 2026 वाला सीईटी फेल हो गया, पास नहीं हो सका, तो उसके साथ बहुत बड़ी समस्या है कि ऑफिशियल है कि 3 साल तो अगले 3 साल तो परीक्षा होनी नहीं है। अगर अगले 3 साल परीक्षा नहीं होगी तो फिर परीक्षा कब होगी? तो ध्यान से समझो, इतने दिन सीईटी की वैलिडिटी केवल 1 साल होती थी। 1 साल का बोल के 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल निकाल दिए। अब 3 साल का बोला है। 2027 पूरा निकलेगा, 28 पूरा निकलेगा, 29 पूरा निकलेगा। 2030 में गवर्नमेंट फिर कहेगी कि हाँ अब हम सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? तो 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं होगी। तुम्हारा फेल होना, इसका मतलब बहुत से स्टूडेंट एग्जाम के लिए ओवरेज भी हो जाएंगे। जैसे राजस्थान पुलिस वाला है, जनरल का कोई स्टूडेंट है, उसके पास एक ही मौका है, अगला मौका नहीं है। क्योंकि आज अगर वो 18 साल का है तो ही तो सीईटी का फॉर्म भर पाएगा। अगर 18 साल का है तो सीईटी का फॉर्म भरेगा, 3 साल सीईटी की वैलिडिटी हो जाएगी। उसके बाद में अगले 1 साल बीच में ऐसे निकाल दें कि अब सीईटी आएगी, एग्जाम होगा, फिर एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा, 1 साल वैसे निकल जाएगा। समझ गए? और कितनी होती है? 24 साल तक का वो फॉर्म भर सकता है। तो आज अगर कोई स्टूडेंट 19 साल का है, उस तो एक ही एग्जाम दे पाएगा, आगे दे ही नहीं पाएगा। 20 वाला भी एक एग्जाम दे पाएगा, 21 वाला भी एक एग्जाम दे पाएगा। समझ गए? तो ओवरेज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये सीईटी पास करना बहुत जरूरी है। पात्रता परीक्षा है, इसे नौकरी तो नहीं मिलेगी, पर नौकरी के लिए जो परीक्षा देनी है उसके अंदर आपको उसमें बैठ सकते हो। वैलिडिटी 3 साल होगी और इसके अंदर 23 एग्जाम है। समझ गए? अब स्टूडेंट्स का दूसरा क्वेश्चन आता है कि परीक्षा देना क्यों जरूरी है? वो परीक्षा देना इसलिए जरूरी है कि अगर आप 23 प्रकार की भर्ती परीक्षा, 23 एग्जाम है आपके सामने, अगर उसमें आपको बैठना है तो यह पास होना जरूरी है। परीक्षा देना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरना है
अगर राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरना हो, या फिर एलडीसी का फॉर्म भरना हो, या फिर पटवार का फॉर्म भरना हो, या फिर वीडियो का फॉर्म भरना हो, ये वो भर्तियां हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। राजस्थान पुलिस का 9000 पदों पर भर्ती आई हुई है। इंतजार केवल इस बात का है कि जिस दिन एलडीसी का रिजल्ट आ जाए, हम राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन निकाल दें। तो राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कब आएगा? जब सीटी का रिजल्ट आ जाएगा, तब तक नहीं आएगा। एलडीसी की नई भर्ती आने वाली है, पटवार की नई भर्ती आने वाली है। वीडियो का पहले ही डिस्कस हो चुका है कि 4000 से ज्यादा पदों पे वीडियो की भर्ती भी आ रही है। अब ये आपको ध्यान रखना, अगर इन परीक्षाओं में बैठना है तो आपको ये परीक्षा देना जरूरी है। और अगर आप किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक बोले तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, या फिर लैब असिस्टेंट का एग्जाम, अगर इनमें आप बैठना चाहते हो तो फिर ये जरूरी नहीं है। लेकिन इधर अगर ग्रेड 3 का एग्जाम देना है तो आपको एक दूसरी पात्रता परीक्षा है, और वो है रीट पात्रता परीक्षा, वो देना जरूरी हो जाता है। इसकी जरूरी नहीं है। ये हो गया। आपके जितने भी सवाल हैं, अपने मेरे सवाल खत्म हो जाएं, फिर आपका हर एक का सवाल आ जाएगा। आपको जो पूछना है वो आप मुझे पूछ सकते हो। इधर देखो, ये परीक्षा कौन दे सकता है, तो ध्यान से समझना। वो सभी विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं जो 12वीं पास है और जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म 2009 से पहले हुआ है। ये ध्यान रखना है। जिनकी उम्र जो 2009 से पहले जन्म हुआ, भले 2008 में कभी हो गया हो, किसी भी तारीख को हो गया हो, 2007 में कभी हो गया हो, 2006 में कभी हो गया हो, पर 2009 से पहले जिसका जन्म हुआ है वही इंसान ये परीक्षा दे सकता है। अब जो विद्यार्थी 12वीं पास हैं उनके लिए 12th लेवल का सीटी होगा, और जो विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर में है, अंतिम साल का विद्यार्थी है, जिसको अपन लोग फाइनल ईयर बोलते हैं, अंतिम सेमेस्टर है, बीए फाइनल हो चुका है, बीएससी फाइनल हो गया है, बीकॉम फाइनल हो गया है, अगर नहीं हुआ है, चल रहा है, तो अंतिम साल का विद्यार्थी है वो ग्रेजुएशन लेवल का, वो ग्रेजुएशन लेवल का सीटी दे सकता है। अब हमारा एक सबसे लास्ट में क्वेश्चन है कि सर अगर ग्रेजुएशन लेवल का सीटी दे दिया तो क्या 12th का भी देना जरूरी है? तो याद रखो, 12th लेवल का सीटी का एग्जाम दोगे तो आप केवल उन्हीं परीक्षाओं में बैठ पाओगे जिनमें योग्यता 12वीं पास होती है। पटवार में नहीं बैठ पाओगे, वीडियो में नहीं बैठ पाओगे, महिला सुपरवाइजर जो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है उसमें नहीं बैठ पाओगे, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, इनके अंदर आप बैठ पाओगे। तो याद रखना, 12th लेवल की सीटी उन्हीं एग्जाम्स के काम आएगी जो एग्जाम 12th लेवल पर आते हैं। जैसे कोई बोले कि सर ये परीक्षा है, इसमें क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए, तो उसके लिए फिर ये सीटी जरूरी है। पटवार के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो अगर ये पास हो या फेल हो कोई मतलब नहीं है, आपको ये पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल वाली। तो दो प्रकार की सीटी है, एक 12th है, एक ग्रेजुएशन लेवल है। जिन भर्ती परीक्षाओं में योग्यता 12वीं पास चाहिए वो सब 12th में होंगे, और जिनमें ग्रेजुएशन चाहिए वो ग्रेजुएशन वाले होंगे। याद रखना, सिलेबस जो है वो 90% तो समान है, ये ध्यान रखेंगे। सिलेबस 90% तो समान है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप 12th लेवल की सीटी की तैयारी कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो ग्रेजुएशन लेवल की आराम से हो जाएगी, अलग से कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की सीटी की तैयारी करते हो तो 12th की नहीं हो पाएगी, बड़ी समस्या आएगी। उसका मैं रीजन बताता हूं। 12th लेवल की सीटी में कंप्लीट गणित है, अब उसी गणित में से कुछ टॉपिक छांट के ग्रेजुएशन में दे दिए, तो आपने 12th का पढ़ लिया तो ग्रेजुएशन में गणित नहीं पढ़नी, 12th की साइंस पढ़ ली तो ग्रेजुएशन में साइंस नहीं पढ़नी। 12th में पूरी रीजनिंग है, कंप्लीट रीजनिंग है, जो 21-22 टॉपिक होते हैं सब है, लेकिन ग्रेजुएशन में सब नहीं है। ग्रेजुएशन में उनमें से 11-12 टॉपिक हैं। तो आप 12th की मैथ, 12th की साइंस, 12th की रीजनिंग पढ़ लेते हो तो ग्रेजुएशन की ऑटोमेटिक हो जाएगी।
12th लेवल का जीके पढ़ लेते हो तो ग्रेजुएशन का ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 12th लेवल, अगर आपको ग्रेजुएशन और 12th दोनों देना है तो कोशिश कीजिए आप 12th लेवल को बहुत अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको ओनली 12th लेना है तो 12th है ही है, पर ग्रेजुएशन देना है तो आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई न करके आप 12th की पढ़ाई करें, जिससे क्या होगा कि आपकी 12th और ग्रेजुएशन दोनों हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आज आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, क्षेत्रफल, आयतन सब पढ़ाऊंगा। पर जो मैंने अभी बोला वो ग्रेजुएशन का सिलेबस है। पर जो मैंने अभी बोला उसके अलावा बीजगणित है, रेखा गणित है, त्रिकोणमिति है, ऊंचाई और दूरी है, सांख्यिकी है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल है, घात के नियम है। अगर ये एक्स्ट्रा और जोड़ो तो 12th लेवल है। अब सीधी बात है ना कि 12th लेवल पढ़ लो, ग्रेजुएशन का कुछ नहीं छूटेगा। 12th की रीजनिंग पढ़ लो, ग्रेजुएशन का कुछ नहीं छूटेगा। 12th की साइंस पढ़ लो, ग्रेजुएशन में कुछ नहीं छूटेगा। तो आपको 12th की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो ध्यान रखना है, परीक्षा वो दे सकता है जो 12वीं पास है, या फिर जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या अंतिम वर्ष में है। ये ग्रेजुएशन वाला, ये 12th वाला। और जन्म कब होना चाहिए? 2009 से पहले होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल आता है कि योग्यता क्या है। तो योग्यता पर तो अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन एक चीज और याद रखनी है। या तो विद्यार्थी 12वीं पास होना चाहिए या फिर वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये दोनों होनी चाहिए। और साथ ही साथ में आप एक चीज और याद रखें कि आपकी जो उम्र है वो 1 जनवरी 2027 तक 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब 18 साल कंप्लीट होने का सीधा सा मतलब है 27 में से 18 गए तो 9, आपका 2009 से पहले खत्म हो जाना, 2009 से पहले आपका जन्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा इस सीटी के अंदर कुछ ऐसी एग्जाम हैं जैसे एलडीसी, पटवार, इनमें आरएससीआईटी कोर्स चाहिए होता है, समझ गए? तो आप लोग आरएससीआईटी कोर्स अभी से शुरू कर दीजिए। इस आरएससीआईटी की सीटी के अंदर तो जरूरत नहीं है, पर सीटी के बाद में कुछ एग्जाम ऐसे आएंगे जिनमें आपको आरएससीआईटी बहुत जरूरी होता है। तो आरएससीआईटी का डिप्लोमा, जिसमें हर 2-3-4 महीने से परीक्षा होती रहती है, वो आपको करना पड़ेगा। सीटी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय समस्या आ जाएगी जब आपके सामने एलडीसी का नोटिफिकेशन होगा, आपसे बोलेंगे आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, आरएससीआईटी होना चाहिए। अब उस समय आप देखोगे कि सर अभी तो हमने फॉर्म भरा है, एग्जाम कब होगा, क्या होगा। तो बढ़िया है आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? यह ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि एक राजस्थान पुलिस में और होता है, क्रिमिनोलॉजी का एक कोर्स होता है राजस्थान पुलिस का, जिसके 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक मिलते हैं। एक और होता है डिप्लोमा। अगर आपके पास एनसीसी है तो 10 नंबर ले सकते हो, सी सर्टिफिकेट है तो। अगर होमगार्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप 10 नंबर ले सकते हो। दोनों ही नहीं है तो एक और है, उसकी मैं आपको जानकारी कल क्लास में बताऊंगा। उससे भी आप 10 नंबर ले सकते हो। 1 साल का कोर्स है, अभी फॉर्म भी चालू हो गए हैं, पर उसकी पूरी जानकारी मैं आपको कल बताऊंगा। मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए वो, ठीक है ना? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जोधपुर वाली, वो करवाती है। पुलिस के अंदर एक डिप्लोमा होता है, पूरी डिटेल में आपको कल बताऊंगा। फीस क्या लगती है, प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट चीजें, उसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूं। आपने रिटर्न एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, 9000 पद है, मान लो हर पद के लिए 10 लोगों को बुलाते हैं तो 90,000 लोगों को बुलाएंगे कि आप आओ और फिजिकल दो। आपने फिजिकल दिया, पास हो गए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाया, मेडिकल करवाया, सब पास हो गए। जिस समय आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है उस समय अगर वो डिप्लोमा है तो आपके नंबर ऑटोमेटिक 10 नंबर बढ़ के आएंगे। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 1 नंबर, आधे नंबर, इससे नंबर से रह जाते हैं। पहले लोग सोचते थे कि केवल 2 ही चीजें हैं, होमगार्ड, अगर 3 साल से ज्यादा का समय हो गया तो 10 नंबर फ्री के मिलते हैं, एनसीसी, सी सर्टिफिकेट 10 नंबर, बी सर्टिफिकेट 8 नंबर, ए सर्टिफिकेट 6 नंबर। लेकिन एक पुलिस में और होता है जिसकी जानकारी कल आपको मिल जाएगी, है ना? उससे भी 10 नंबर मिलते हैं। और गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी करवाती है, आपको करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है? यह ध्यान रखना है। अगली बात जो आती है, न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु का मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए।
और वो 18 साल कब तक हो जानी चाहिए? 1 जनवरी 2027 तक हो जानी चाहिए। आप हमेशा एक बात याद रखना, अधीनस्थ बोर्ड के जो भी एग्जाम होते हैं, जिस समय नोटिफिकेशन आ रहा है उसके जस्ट बाद में जो भी 1 जनवरी आएगी तब तक 18 होनी चाहिए। अगर ये नोटिफिकेशन दिसंबर में आ रहा होता जो गया, तो 1 जनवरी 2026 को 18 हो जानी चाहिए थी। अब नहीं, जब तक माफ कीजिएगा, क्या बोल रहे अपन, हाँ 18 साल। तो अभी चाहे वो मई में नोटिफिकेशन आए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कभी भी आए, 1 जनवरी 2027 को उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, यानी 2009 से पहले जन्म होना चाहिए। 2009 से पहले जन्म होना चाहिए। अब आता है परीक्षा पास कैसे होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 रुकावटें हैं। वो खिड़की लगा दो एक बार पूरी, हाँ उसको लगा दो। हाँ, इसमें 2-3 रुकावटें हैं, वो आपको पहले सोचनी पड़ेगी। और ये तुम सबके लिए है, जो 12th का दे चाहे ग्रेजुएशन का दे, कोई भी दे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीईटी का एग्जाम पास कैसे होगा, क्योंकि रुकावटें क्या क्या हैं। पहली रुकावट है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। इसके अंदर क्या है? नेगेटिव मार्किंग। जिस इंसान ने 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम, 5 एग्जाम पहले दे लिया, पहले से एग्जाम वो दे चुका है, तब तो नेगेटिव मार्किंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस इंसान ने एग्जाम नहीं दिया अभी और पहला एग्जाम दे रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उसको। दूसरा है कि जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल बढ़ के आएगा। और तीसरा है कि जो पेपर है उस पेपर का पैटर्न है, ये बदल गया है। पेपर का पैटर्न बदला। ये 3 सबसे बड़े फैक्टर हैं जो तुम्हारे फेल होने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाएंगे। तुम पास तभी हो सकते हो जब तीनों पे आपका कंट्रोल है। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कंट्रोल आपका होगा केवल और केवल टेस्ट पेपर से। आप जितने टेस्ट पेपर लगाओगे उतना ही नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल होगा। आप पहला पेपर दो, 150 क्वेश्चन का पेपर है, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं 150 में से एक भी सही नहीं हो, गलत कितने हो रहे हैं वो बात करो। समझ गए ना? मान लीजिए कि आपने 150 पेपर का एक क्वेश्चन, एक एग्जाम दिया 150 का, और आपने 50% सही किए और आपने 10% गलत कर दिए। ये गलत बात है। आप भले इधर प्रश्न 40 ही सही करो, इधर गलत मत करो। आप 40 नहीं, आप इधर 30 ही करो, पर इधर गलत मत करो। आपको क्या करना है टेस्ट पेपर के अंदर कि जो सही क्वेश्चन हो रहा है उसका ग्राफ आपको लगातार बढ़ाना है, और जो गलत क्वेश्चन हो रहा है उसका ग्राफ आपको लगातार घटाना है। एक दिन ऐसा आ जाना चाहिए कि तुमने मान लो इतने पेपर दे दिए कि अब 150 में से सही तो 100 हो रहे हैं, कोई बात नहीं चलेगा, पर गलत एक भी नहीं हो रहा। हमें वो चाहिए। बहुत बार मैं ऐसा देखता हूं कि जिसके ज्यादा सही है वो फेल हो जाता है, कम सही है वो पास हो जाता है। अभी जैसे आरएस का एग्जाम हुआ पिछले साल, तो मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। एक ने बोला सर मैंने 70 क्वेश्चन किए हैं, और दूसरे से पूछा मैंने आपने कितने किए, बोले सर मैंने 110 अटेम्प्ट किए हैं। उसने जैसे ही बोला कि मैंने 110 अटेम्प्ट किए, मैंने कहा फेल है। रीजन, पेपर 110 वाला था ही नहीं। आप 110 करके आए, पेपर 110 वाला नहीं था, पेपर तो 70-80 वाला ही था। आपने 110 कर दिए, इसका मतलब ऊपर वाले सब गलत हैं। और सच बता रहा हूं उसका नहीं भी हुआ भी नहीं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके पास जो पेपर आएगा वो कितने प्रश्न होंगे? 150 होंगे। आप अगर 70 प्रश्नों तक हल करते हैं, या 75 प्रश्नों तक हल करते हैं, या 80 प्रश्नों तक हल करते हैं, आप एकदम सेफ हैं। लेकिन गलती से अगर आपने 100 क्रॉस कर दिया तो आप फेल हैं जी, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं उसका कारण बताऊंगा अभी कि बचाने वाला क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप आज का अखबार पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि पेपर कठिन आएगा, आगे एग्जाम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम होगी। तो आलोक राज जी जब अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन बन के बैठे हैं,
अध्यक्ष हैं, सॉरी, अध्यक्ष बन के बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि हम 40% ही रखेंगे क्वालिफिकेशन, कि 40% आपके नंबर आ जाने चाहिए और इतने कम विद्यार्थी पास होने चाहिए कि जब मेन एग्जाम आए तो हम एक ही पारी में पेपर करवा लें, मतलब 3 लाख 3.5 लाख। आज का अखबार पढ़ना पूरा, मैंने आज सुबह उठते ही उसके ऊपर डिस्कस भी किया था। इतने कम स्टूडेंट पास करने हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर हम एक ही पारी में पेपर कराएं। राजस्थान में जिले कितने? 41, लेकिन एग्जाम 30-35 में होता है, सब में नहीं होता है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हम केवल संभाग स्तर पे ज्यादा करें। कुछ ऐसे जिले जहां छोड़ा जा सके, जो नजदीक हो। अब जैसे मान लीजिए जिला सलूम्बर है, उदयपुर के नजदीक है, तो सलूम्बर में सेंटर न बना के उदयपुर में बना दिया जाए, क्योंकि सलूम्बर तो बहुत नजदीक है ना, समझ गए। ऐसे कुछ जिले हैं जो 2 जिला हेडक्वार्टर के बीच दूरी कम है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें रिसोर्सेज कम लगाने पड़े, हमें ग्रामीण एरिया में सेंटर नहीं देना पड़े, हमें कम से कम सेंटर देने हो, कम से कम लोग हो, व्यवस्थाएं कम से कम हो। इस वजह से पेपर का जो लेवल है वो कैसा रखा जाएगा? कठिन। आप फिर सोच के देखना कि जहां फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 लाख हो, जहां फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कितनी हो? लगभग 20 लाख हो, और उस 20 लाख की कंडीशन में जब बात आए कि हमें पास तो 3 लाख ही करना है, इसका मतलब यह है कि जो 17 लाख लोग हैं वो 17 लाख लोग तो फेल होंगे और पास होंगे 3 लाख। अब मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम क्राउड तो फेल हो ही रहा है, आपका नंबर फेल वाले में नहीं आए, समझ गए। इसलिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैंने सुबह सुबह इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। उसमें मैंने बोला कि जो आरएएस और एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी 12th लेवल का एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ना मैथ पूरी आती है, ना रीजनिंग पूरी आती है, ना साइंस पूरी आती है, तो उनके पूरी नहीं आती है, अपने इधर पूरी आती है, पढ़ना पड़ेगा उनको भी। कई कमेंट्स थे कि सर आप एग्जाम से पहले हमें डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा, मैं वास्तविक बता रहा हूं कि 20 लाख फॉर्म भरेंगे तो 3 लाख ही पास करेंगे, 17 लाख फेल होंगे। आपको अभी डर नहीं लगेगा, जिस दिन आप फेल हो गए उस दिन आपको डर जरूर लगेगा। पैटर्न इतना भयंकर बदल चुका है कि आपके 150 प्रश्न आएंगे पेपर में, लेकिन जिस समय आपका पेपर खत्म हो जाए तो घर बैठ के चेक करना, लगभग 400 प्रश्न बन जाएंगे। कितने प्रश्न बन जाएंगे? कैसे बनेंगे मैं बताता हूं। कूट वाले प्रश्न, अभी कम से कम आप ये मानो कि 40 प्रश्न वो होंगे जिनके अंदर कूट मिलाने वाला वो होगा, कूट मिलाने वाला होगा। कम से कम 20 प्रश्न वो होंगे जिसके अंदर सत्य और असत्य पूछेंगे, और कम से कम 10 प्रश्न वो होंगे जिसमें कथन और कारण पूछेंगे। 40 और 20 60 और 70 हो गए। 80 प्रश्न वो होंगे जो वन लाइनर होंगे। चलो मान लिया 80 प्रश्न वन लाइनर तो 80 हो जाएंगे, लेकिन इसमें तो हर प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न आते हैं, कूट मिलाने वाले में तो 160 ये हो गए। इसमें भी 4 प्रश्न आते हैं, 80 प्रश्न ये हो गए। इसमें भी कम से कम इसमें भी 2-2 प्रश्न आते हैं तो 20 प्रश्न ये हो गए। आप जोड़ के देखो कितने हो गए। 80 160 160 320 330 340। लो 340 तो मैंने आपको बता दिया, पर मैंने 340 उस कंडीशन में बताया जिस कंडीशन में 80% को मैंने वन लाइनर माना है, लेकिन बदला हुआ पैटर्न 3rd ग्रेड में आया था। 80 नहीं थे वन लाइनर, नहीं थे 80, 150 थे प्रश्न उसमें भी, पर वन लाइनर 80 नहीं थे, 40-50 ही थे। अब सोच लो कितने प्रश्न बनेंगे। समय 180 मिनट है आपके पास, तो पेपर का इतना भयंकर पैटर्न बदल गया कि एक क्वेश्चन को अगर आपको हल करना है तो तुम्हें 4 क्वेश्चन आने चाहिए। और सोच के देखो कि 12th लेवल के अंदर गणित के 20 प्रश्न आएंगे। अगर 12th लेवल में गणित के 20 प्रश्न आएंगे तो आपको हल करने में ऐसा नहीं है कि 20 प्रश्न 20 मिनट में हल हो जाएंगे, टाइम खाएंगे। रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे, एक बार में हल हो जाए जरूरी नहीं है, टाइम खाएंगे। पर मैं फिर कह रहा हूं, आपको जो सब्जेक्ट बचाएगा वो नॉन जीके वाला पोर्शन बचाएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी। हालांकि साइंस में भी कूट वाले प्रश्न आएंगे पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न आता है कि अगर परीक्षा नहीं दी तो क्या होगा, तो हम सीधा ही बोल देते हैं जी अगर परीक्षा नहीं दी तो कुछ नहीं होगा, आप आराम से घर ही बैठे रहेंगे, अगले 3 साल तक बेरोजगार रहेंगे, अगले 3 साल तक राजस्थान में टीचिंग भर्ती के अलावा कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे,
अब आराम से, हाँ इतना जरूर है, अगर सीटी परीक्षा नहीं दी तो अगले 3 साल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा आपको, ये ध्यान रखना है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्नातक स्तर वाले को 12th लेवल सीटी का एग्जाम देना है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है कि भाई हम स्नातक स्तर वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, हमने तो ग्रेजुएशन की परीक्षा दे दी, हम तो पास हो गए, क्या हम लोगों को सीटी 12th का एग्जाम देना जरूरी है? तो सीधी सी बात है, बिल्कुल जरूरी है। सीटी ग्रेजुएशन के अंदर वही लोग बैठ पाएंगे जिन्होंने सीटी ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया है और वो पास हैं, तो वो वही एग्जाम दे पाएंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। पटवार है, वीडियो है, अगर 12th वाला है तो 12th वाले एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, बड़े एग्जाम, एक बड़ा एग्जाम राजस्थान पुलिस का आ रहा है, तो सब लोग इसकी तैयारी में लग जाना। लगभग 9000 पदों पर है, और एक बड़ा एग्जाम वीडियो का आ रहा है, और एक बड़ा एग्जाम पटवार का आ रहा है, और एक बड़ा एग्जाम एलडीसी का फिर आ रहा है। ये पद कंफर्म हो गए, लगभग 4000 से ज्यादा हैं, और ये पद हैं ये भी लगभग 5000 के लगभग आएंगे, और ये 9 या 10,000 पद और आएंगे। तो ये एक बड़ी भर्ती है, आपके सामने आने वाली हैं, पर इनके लिए आपको क्या पास होना चाहिए? सीटी पास होना चाहिए। अगर सीटी पास नहीं है तो बड़ी समस्या आएगी। आपके जितने भी साथ वाले हैं, आप उनको एक सूचना जरूर दे सकते हो। वो ये दे सकते हो कि हमारा नया बैच कब शुरू हो रहा है, 6 मई 2026 को सुबह कितने बजे? 10 बजे होगा, ये ध्यान रखना। और अब मेरी तरफ से जानकारियां तो समाप्त हुई, अब तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, कोई भी। आप इतने लोग बैठे हो, सीटी को लेके कोई भी कंफ्यूजन है पूछो, बोलो। हाँ जी, है? अभी तक कोई सूचना नहीं है। अरे अभी तक ये कोई सूचना नहीं है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सीटी के अंदर है या सीटी के बाहर है। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से भी एग्जाम करवा सकता है, तो सीटी से बाहर है, और हो सकता है सीटी के अंदर भी हो, पर दोनों के 50-50% चांस हैं। फिलहाल आप सीटी के हिसाब से तैयारी करें। और बोलो। नेगेटिव मार्किंग, वैसे नॉर्मली अगर देखें तो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में 1/3 और 1/4 दोनों होती हैं। 1/3 भी होती हैं, 1/4 भी होती हैं, दोनों में से कोई भी हो सकती है। पर हां ये सुनना, 1/3 और 1/4 का मतलब क्या है? अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए, सुन लो रे, आपने अगर 3 प्रश्न गलत किए तो उतना नंबर कटेगा जितना 1 प्रश्न का नंबर मिलता है। और अगर आपने, ये तो है 1/3, 1/4 का मतलब आपके 4 प्रश्न गलत होने पर उतना नंबर कटेगा जितना नंबर 1 प्रश्न का मिलता है। ये होता है 1/3 और 1/4। आरएएस, एसआई, आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये होता है, लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर ये होता है। समझ गए? एलडीसी जब आरपीएससी लेती थी तब ये होता था, अभी एलडीसी में ये है। कुछ भी नहीं कह सकते, पर 1/3 1/4 में से होगा। और बोलो। और कोई सवाल आपका किसी का? अरे हाँ बोलो ना। हैं? हाँ दे तो सकते हैं, पर जो बोनस मिलेगा ना एक्स्ट्रा, वो एक का ही मिलेगा, दोनों का नहीं मिलेगा। एक चीज का, आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है? बी है, तो आपको देना चाहिए, तो आपको देना चाहिए, क्योंकि बी से 8 ही मिलते हैं, सी से 10 मिलते हैं, और जो मैंने अभी जोधपुर वाला बताया उससे 10 मिलते हैं। पर उसकी जानकारी मैं कल बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कहां से भरना है, क्या क्या करना है, कल बता दूंगा। वो 10 नंबर सीधे सीधे हैं, क्योंकि अभी, अरे सुन लो, अभी जो मैंने आपको राजस्थान पुलिस का बताया था ना, एक सर्टिफिकेट 1 साल का होता है वो, समझ गए? और जिस टाइम आप डीवी करवाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे, उस समय वो चाहिएगा। अभी उसके फॉर्म चल रहे हैं, 1 साल तो लग जाएगा अपनी भर्ती को भी, क्योंकि अपना एग्जाम नवंबर दिसंबर में, तो फरवरी मार्च पहले तो रिजल्ट नहीं आना है, और फरवरी मार्च में रिजल्ट आने के बाद ही तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम आएगा ना।
उसके बाद ही तो राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा। अब राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा तो भी हमारे पास 3-4 महीने का टाइम और होगा। उसके बाद परीक्षा होगी, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और जिस समय डीवी है उसमें लेके पहुंचो, लो सर हमारे पास है। समझ गए? फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि सर हमारे पास एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है। अब वो आपसे पूछेगा रनिंग है या कंप्लीट है। अगर रनिंग है तो रनिंग पे करो, कंप्लीट है तो फिर सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, कई चीजें मांगेगा। आप रनिंग कर दो, पर जिस समय आपको चाहिए उस समय आपके पास होना चाहिए। अभी है आपके पास टाइम, वो 10 नंबर का फायदा आप ले सकते हो। समझ गए ना? उसके बारे में मैं आपको जानकारी कल दूंगा पूरी, क्योंकि अभी मैं भी रिसर्च कर रहा हूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो मुझे यह कंफर्म हो गया कि जेएनयू करवा रही है। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे यह सब मैंने क्लियर किया। और हां यह भी है कि बहुत सी ऐसी प्राइवेट एजेंसियां हैं वो भी मार्केट में सक्रिय हो गई हैं, जो फर्जी डिप्लोमा भी बांट रही हैं। तुम जानते हो कि फर्जी वालों की लास्ट में हालत क्या होती है। खुद तो जाओगे जिंदगी में दोबारा फॉर्म भर नहीं पाओगे। उनका क्या है, वो तो पैसे कमा चुके होंगे, कुछ पैसा इधर खर्च हो गया तो क्या दिक्कत है, अपन तो स्टूडेंट है, अपनी समस्या हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात? अब और कोई डाउट किसी को, और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? चलो फिर ठीक है, रोक दो।